सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। एक एक प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट कहीं भी आपको मिल सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आपको अति लघुत्तरी में भी मिल सकते हैं और लघुत्तरी में भी मिल सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम जल्दी से और बहुत ही अच्छे ढंग से आसान भाषा में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसा पद दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमको गुणनखंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो ये कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए अगर मान लेते हैं इसमें चर है और बी अचर है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको यह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से आप पहले तरीके से a इंटू सी निकाल करके और b को दो पार्ट में तोड़ करके, जैसा मैंने गुणनखंड चैप्टर में आपको पढ़ाया है उस तरीके से आप कर सकते हैं, या इस फॉर्म में यह बन सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि हाँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक पद दिख रहा है एक्स स्क्वायर का, एक एक्स का पद दिख रहा है और एक कांस्टेंट का पद दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब तीसरा पद जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, क्या देखिए आप वह भी स्क्वायर बन रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, अब यह पद जो आपका बन जाएगा वह कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और यह क्या होता है, यह होता है एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी को x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को आप खोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर या 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन साज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का यह एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है। यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 पद हैं जिसका समांतर माध्य क्या है, 3 है, और उसमें से एक पद आपको नहीं पता है, वही पद आपको निकालना है। समांतर माध्य आपको दिया गया है, तो बहुत ही आसान है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता है। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे समांतर माध्य आपको दिया गया है कितना, 3 दिया गया है, और पदों का योग, पद कौन कौन से आपको दिए गए हैं, 2, 3 और x। ठीक, तो पदों का योग कितना हो जाएगा, 2 धन 3 धन x, और पदों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, अब यहाँ पे 3 है तो 3/1 कर सकते हैं और तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ जो हर का गुणा होगा उधर अंश में होगा और इधर जो हर का गुणा है उधर अंश में होगा। तो इधर 2 धन 3 धन x में 1 का गुणा होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इधर 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा, और इधर 2 धन 3 कितना हो जाएगा, 5, और धन x बराबर 9 हो जाएगा। अब x बराबर अगर लिखना चाहें तो 5 को इधर भेज देंगे, तो उधर धन में था तो इधर आके ऋण में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 ऋण 5 यानी कि 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4। तो यही आ जाएगा यहाँ पे x का मान 4। ठीक, तो ये ऐसे प्रश्न है जो आप देख के हल कर लोगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हैं ये, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ क्योंकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए आप लोग को। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए हर लगभग समान आपको दिख रहा है, बस एक माइनस का हेर फेर है यहाँ पे। तो हर देखिए
जहां भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे भिन्न जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हम लोग हर समान करने का प्रयास करते हैं ताकि अंश को हम लोग घटा लें या जोड़ लें। ठीक है, तो ऊपर देखिए 2 है और बटे में x -1 है, और यहां देखिए बटे में क्या है 1 - x है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दीजिए। अब हर आपको पता है कि भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से या समान चिन्ह से अगर गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर माइनस से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ अगर माइनस से गुणा करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा और x प्लस x हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, x -1, क्योंकि जो 1 है वो -1 हो गया और x प्लस x हो गया। ठीक, तो अब देखिए हर जो है वह दोनों तरफ बराबर आपको दिख रहा है और ऊपर -3 हो गया है, तो अब बीच वाला जो चिन्ह है वह बदल जाएगा और दोनों का बटे जो है वह समान हो गया है, तो x -1 दोनों के बटे हो जाएगा और ऊपर -3 हो जाएगा, 2 में से 3 घट जाएगा तो -1 बटे x -1, यही आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दा में दिया गया है -1 बटे x -1, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनखंड 6 है और यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद होगा। अब देखिए समानुपात में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि अगर 4 पद हैं, मान लेते हैं a अनुपाते b और समानुपाते c अनुपाते d है, तो बाह्य पदों का गुणा यानी कि a इंटू d बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। जहां समानुपात का चिन्ह लगा है वहां बराबर का चिन्ह आ जाएगा, बराबर b इंटू c, ये होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि बाह्य पदों का गुणा जो है वह 36 है। ठीक, बाह्य पदों का गुणा यानी कि a इंटू डी का मान कितना हो गया, 36 हो गया। और फिर बोल रहा आपसे मध्य पदों में से, देखिए मध्य पदों का गुणा 36 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, a इंटू डी की जगह हम 36 लिख रहे थे, यहाँ पे आप क्या लिखना है देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। मध्य पदों का जो गुणा है वह 36 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मध्य पदों का जो गुणा है यानी कि b इंटू सी का मान कितना है, 36 है। जहां समानुपात का चिन्ह है वहां बराबर का चिन्ह आ गया, और आपको दिया है कि बाह्य पदों में से एक पद का मान कितना है, 3 है। तो बाह्य पदों में से a या d में से कोई एक पद 3 रख लीजिए, तो a को उसी तरह रखते हैं और d को हम मान लेते हैं 3 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/3। अब 3 से 36 काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, a की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दूसरा बाह्य पद होगा वह कितना होगा, 12 होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 3/4 के घाते 2 गुणे 3/4 के घाते 10 भागा 3/4 के घाते 8। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए गुणा और भाग दोनों समान वैल्यू रखते हैं, तो आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया है 3/4 पावर में है 2 गुणे 3/4 के पावर में है 10 और भाग का चिन्ह है 3/4 के घात में है 8। अब घात के नियम में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर a के घात m है और उसमें भाग हो रहा है a के घात n से, ठीक, तो वो क्या हो जाता है, a के घाते m-n हो जाता है। ठीक, तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 3/4 के घाते 2 है और गुणे यहाँ पे देखिए 3/4 में भाग हो रहा है, 3/4 के घाते 10 में भाग हो रहा है 3/4 के घाते 8 से। अब देखिए जो आधार है वह समान है, 3/4 दोनों का आधार है और घाते जो हैं वह डिफरेंट है और भाग हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 3/4 आधार समान रखते हुए घातों को घटा लेंगे, जो अंश की घात है उसमें से हर की घात घट जाएगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4
के घाते 2 गुणे यहाँ पे कितना बचेगा 3/4 के घाते 2। ठीक, अब एक रूल आपने और पढ़ा होगा, a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो यह कितना हो जाता है a के पावर m प्लस n। अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है, तो कितना हो जाएगा 3/4 और घात में 2 यहाँ पे घात है, फिर धन 2 यहाँ पे घात है तो धन 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 के घात में 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा 3/4 के घात में 4। अब हमने जो सॉल्व किया वो कितना आया 3/4 के घात में 4, यानी 3 के घाते 4 बटे 4 के घाते 4। तो 3 के घाते 4 कितना होता है 81 होता है, और 4 के घाते 4, 4 चौको 16, 16 चौके 64, और 64 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 256। 81/256 ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, अनुपात का चिन्ह होता है। तो अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, समानुपात का चिन्ह होता है। तो समानुपात का चिन्ह 2 बार अनुपात के चिन्ह की तरह होता है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात जो है वह 8:5 है, और एक संख्या हमको दी गई है 2 12.5, और मान लेते हैं हम दूसरी संख्या x हो जाएगी। तो अब देखिए अनुपात क्या होता है, वह बटा होता है, भिन्न होता है। 8:5 क्या है 8/5। इस अनुपात का मतलब क्या है 8:5 का मतलब है 8/5। ठीक, और यह एक संख्या किसका 12.5 और दूसरी संख्या x का अनुपात है, तो यह बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे बताया है प्रश्न में, देखिए छोटी संख्या, जो संख्या आपको दी गई है वह 12.5, यह छोटी संख्या है। छोटी संख्या जो है वह 12.5 है, यानी कि देखिए 8 और 5 में से बड़ा कौन है 8 है। ठीक, तो बड़ी संख्या को हमने x माना है और छोटी संख्या कितना दिया गया है 12.5। 12.5 को हमने हर में ही क्यों रखा, यह आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो छोटी संख्या है 5 वह हर में है। ठीक है, तो जो छोटी संख्या दी गई है 12.5 उसको हर में रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, 12.5 का गुणा 8 में होगा और x में गुणा होगा 5 का, तो ये हो जाएगा 5x, और बराबर हो जाएगा 8 गुणे 12.5। अब x बराबर केवल लिखना चाहें तो 8 गुणे 12.5 और बटे 5, 5 से 12.5 को काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, और 8 का गुणा 2.5 में करेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 20 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 20, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 5:8। 5:8, अभी अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया बटा होता है, तो 5:8 क्या हो जाएगा 5/8, और 11:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है यह पूछ रहा है, तो 11/4। अब जब भी भिन्न संख्याओं को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर को समान करते हैं। ठीक है, एक अनुपात है 5/8 और दूसरा जो है वह 11/4 है, तो हर को कंपेयर करिए, यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो क्या कर सकते हैं इसको भी 8 बना दीजिए, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर गुणा होगा 11 में 2 का तो 22 हो जाएगा, और नीचे 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इन दो संख्याओं को देखिए हर समान है, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है। ठीक, और इसका अंश है 5 और इसका अंश है 22। अब यह आपने शुरू में पढ़ा है कि ऐसे भिन्न जिसके हर समान हो उसमें जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 11/4, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, अनुलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है। तो अनुलोम समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि अगर एक बढ़ेगा
तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इसमें तीर की दिशा जो होती है दोस्तों, वो दोनों तरफ ही नीचे की ओर होती है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रतिलोम समानुपात में तीर की दिशा कैसी होती है? तो प्रतिलोम समानुपात मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में दोस्तों क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक तरफ हम लोग नीचे की तरफ एरो लगाते हैं, तो दूसरी तरफ कहाँ एरो लगता है? ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, या सीधे लिखा हो ऊपर की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये ऑप्शन दा यहाँ पे सही होगा। बस यहाँ पे होना चाहिए ऊपर की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, तो यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 80 पैसे और 4 रुपए का अनुपात है। अब अनुपात लेक्चर जब भी मैंने लिया था दोस्तों, तभी पहले ही मैंने आपको बताया था अनुपात क्या होता है, हमेशा समान राशियों में लिया जाता है। समान राशियों मतलब कि अगर किलोग्राम में कोई चीज दिया गया है और दूसरा ग्राम में दिया गया है, तो पहले राशियां समान करेंगे, या तो दोनों ग्राम कर लेंगे या तो दोनों किलोग्राम कर लेंगे, तब अनुपात लेंगे। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, 80 पैसे को पैसे में रहने देंगे और 4 रुपए को पैसे में बना लेंगे। तो 80 पैसे और 400 पैसे, 4 रुपए कितना हो जाएगा? 400 पैसे, तो शून्य शून्य कट जाएगा, 8 पचे 40 होता है, तो 1/5 का अनुपात आएगा, तो 1/5। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात होगा। फिर वही बात मैंने आपको बताया कि जो अनुपात होता है वह समान राशियों में होता है। अब यहाँ पे एक राशि है मीटर में, एक किलोमीटर में है, तो पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर कैसे मीटर में कन्वर्ट होगा? 1000 का गुणा करके, यानी ये हो जाएगा 5000। अब 2 शून्य कट जाएंगे, 5 से इधर 50 कटेगा 10 बार में, तो एक ऊपर 1 है नीचे 10 है, यानी कि 1/10। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, रुपए 35 को 3/4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब कोई संख्या आपको दी गई है, उसे बोल रहा है कि संख्या को तोड़ना है, 3/4 के अनुपात में तोड़ना है। तो सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जिन भी अनुपातों में तोड़ना है, जैसे 3/4 के अनुपात में तोड़ना है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 3/4 यानी 3 और 4 को जोड़ लीजिए, 3 धन 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो संख्या दी गई है उसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 पच्चे 35, 5 आया। अब इस 5 का गुणा इस 3 में कर दीजिए, फिर इस 5 का गुणा इस 4 में कर दीजिए, जितने का अनुपात बनाना है। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, ठीक, और दूसरा भाग क्या होगा? 20। अब देखिए 15 और 20 को आप जोड़ेंगे 35 आएगा, और अनुपात आप लेंगे तो 3/4 का अनुपात आएगा। तो 15 और 20 में यह संख्या टूट जाएगी। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 27 के घात में है 2/3। 27 के घात में है 2/3। अब इसका मान क्या होगा? देखिए 27 को हम कितना लिख सकते हैं? 27 को लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 होता है, तो 3 के घाते 3 लिखा जा सकता है इसको, और इसके घात में है 2/3। अब एक जो घात के रूल में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर a के पावर m है और उसके पावर n है, तो ये क्या हो जाता है? a के पावर m इंटू n हो जाता है, m का गुणा n में हो जाता है, तो यहाँ घातों का गुणा हो जाएगा। 3 के घात में 3 है और फिर उसके घात में 2/3 है, तो 3 गुणे 2/3, और 3 3 यहाँ पे कट जाएगा, दोनों घात में है। घात में क्या हो रहा है? 3 गुणे 2/3, तो 3 3 कट जाएगा, और घात में क्या बचेगा? 3 के घाते 2 बचेगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 3 के घाते 2, 9 के बराबर। तो ऑप्शन दा जो सही हो जाएगा 9 सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 4 के घाते 0 गुणे 4 के घाते 1 गुणे 4 के घाते 2। तो यहाँ पे वही रूल आप लगा दीजिए, a के घाते m
गुणे a के घाते n, यह कितना होता है a के घाते m धन n होता है। ठीक, तो पहले लगाएंगे तो 0 धन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के घाते 1। फिर दूसरे में लगाएंगे तो 4 के घात में 1 धन 2 हो जाएगा, यानी 4 के घाते 3। 4 के घाते 3 किसके बराबर आएगा? 4 चौको 16, चौको 64। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 64, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 है 9 के घाते 1/2 गुणे 4 के घाते 1/2। 9 के घाते 1/2 यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं? 3 के घाते 2 गुणे 1/2 हो जाएगा ये। फिर गुणे 4 के घात 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 के घाते 2 गुणे 1/2। अभी जब मैंने आपको करके दिखाया था तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2, कितना आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा 6, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस घातों का खेल खेलना है, जो आपको रूल पता है, रूल मैंने पढ़ाया है, उसी का पूरा यूज है यहाँ पे। तो देखिए 125 के घाते 1/3 है को मूल रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसको व्यक्त करना, दर्शाना, बस दर्शाना कैसे है? 1/3 को हम क्या लिखते हैं? हम लोग इसको क्यूब रूट लिखते हैं। ठीक है, 1/3 को क्यूब रूट लिखते हैं। ठीक है, करनी लगाते हैं, करनी की घात 3 दिखाते हैं और उसमें संख्या दिखा देते हैं जिसके पावर में 1/3 होता है। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है 10 के घाते 0 का मान है। तो किसी भी संख्या के घाते अगर 0 लग गया है तो उसका मान क्या होता है? 1। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न, तो यह तो आपका रूल ही है, यह मैंने आपको बताया कि x के घाते अगर m है और उसके घाते n है तो यह कितना हो जाएगा? x के घाते m इंटू n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया गया है x के घात में m इंटू n होगा। ठीक, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है 4 के घात में दिया गया है 3/2। तो 4 को कितना लिख सकते हैं? 2 के घाते 2 और इसके घात में कितना है? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 के घात में 2 गुणे 3/2, 2 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2 के घात में 3, यानी 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8। तो कितना आ जाएगा उत्तर? उत्तर आ जाएगा 8। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है 5000 का 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला इंटरेस्ट आपको पता है कितना होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, PRT/100। P क्या होता है? मूलधन यानी कि 5000 गुणे दर कितना है? रेट, R रेट होता है 5% है, समय कितना है? 4 वर्ष है, और बटे 100। ठीक, अब 100 का 2 शून्य और 5000 का 2 शून्य कट जाएगा। ठीक, और ये 5 का गुणा 4 में होगा तो ये हो जाएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा? 50 ऊपर बचा है गुणे 20, और 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 और 2 शून्य और है, यानी कि 1000। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा? साधारण ब्याज का यह फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा 1000। ब्याज कितना आ जाएगा? 1000। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है 500 का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन होगा। मिश्र धन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R रेट बाई 100 टू द पावर n। यही होता है। n क्या होता है? यहाँ पे समय होता है, और P क्या है? P है मूलधन, और A क्या है? मिश्र धन है। A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? P। यहाँ पे आपको मिश्र धन कितना दिया गया है? मिश्र धन दिया गया है, देख लीजिए, 500 रुपए का 5%। 500 रुपए मूलधन दिया गया है 500 रुपए, और 1 प्लस 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि R कितना है? 5 और बटे 100, और कितना समय दिया गया है? 2 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 500 और बटे 1 धन 5/100 है, तो 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/20 के घाते 2, और फिर 500 गुणे, अब यहाँ पे
ब्रैकेट में हर बराबर कर लेंगे 20, तो इस 20 का गुणा 1 में होगा तो 20 और धन 1 यहाँ ऊपर है और इसके घाते 2 है। ठीक, और अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 500 गुणे 21/20 के घाते 2 आएगा तो 21/20 का 2 बार गुणा। ठीक, तो अब शून्य से शून्य काट दीजिए। ठीक, और अब देखिए 5 गुणे 21 बटे में है 4। ठीक, इसी को आपको हल कर लेना है, तो हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए, अब 21 गुणे 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2205 और बटे में है 4। ठीक, और भाग देंगे, यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4 पच्चे 20, फिर 20 मिल रहा है तो 4 पच्चे 20 और फिर मिला 5, एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा तो हो जाएगा 2 बार, फिर 2 बचेगा तो हो जाएगा 5 बार, यानी कि 551.25 ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू मतलब मिश्र धन की वैल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 200 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है, फिर से आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन मिश्र धन आप पहले निकालोगे, उसके बाद मूलधन उसमें से घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक, यही फॉर्मूला फिर आपको लगाना है, तो लगा लीजिए। देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा पी, पी यहाँ पे कितना दिया गया है, पी यहाँ पे आपको दिया गया है 200, तो सीधे सीधे अब वैल्यू हम लोग रखते हैं 200। ठीक, इंटू 1 प्लस आर, यहाँ पे दर आपको कितना दिया गया है 10% का दिया गया है और बटे 100 होता है, और यहाँ पे समय आपको कितना दिया गया है 2 वर्ष का। ठीक, तो सीधे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखिए शून्य कट जाएगा और यहाँ पे आप करोगे हर बराबर तो 11/10 आएगा और 2 ऊपर स्क्वायर है तो 200 गुणे 11/10 गुणे 11/10, अब 10 का शून्य, 200 का 2 शून्य कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11 घेरैया में 121 होता है और गुणे 2 यानी कितना आ जाएगा, ये 2 4 और 2 242 आ जाएगा। और ये मिश्र धन आया है, ये 242 है, और आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप क्या करेंगे, मूलधन में से इसको घटा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, यानी कि 242 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा, 242 माइनस 242 आ जाएगा, तो 42 रुपीज ब्याज आपको मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन दाज हो जाएगा 42, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 121 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे हमें मिश्र धन दिया गया है, मतलब ए की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, बस हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखिए फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। अब यहाँ पे आपको क्या मिश्र धन का मान दिया गया है, मिश्र धन है 121 और P की वैल्यू नहीं पता है, 1 प्लस आर, आर कितना है आपका 10 है, और बाई 100 और टू द पावर एन, एन कितना है 2 वर्ष है। ठीक, 121 बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 121 बराबर P इंटू 11 गुणे 11/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, P बराबर, अब P को एक साइड लीजिए तो क्या हो जाएगा 121 गुणे 100 बटे में 11 गुणे 11 है, तो 11 गुणे 11 कितना होता है 121 होता है, 121 कट जाएगा, P का मान कितना आ गया 100, तो यहाँ पे मूलधन जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे
देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन आ में दिया गया है 100, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने 25 प्रश्न कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यह 25 प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और पूरा आपको समझ में आया है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने सभी खास मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों को आप इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल बेल आइकन होगा, उस पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए, ठीक है। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं दिक्कत आ रही है आपको समझने में, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और इसी प्रकार से आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर की, तो आप जुड़िए हमारे ऐप से। ऐप पर आपको सभी क्लासेस बिना प्रचार के, सभी जो हमने क्लासेस हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ली हैं उस सभी नोट्स मिलेंगे, सभी क्लासेस बिना प्रचार के मिलेंगी, सभी मास्टर क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी चैप्टर के बाद सभी विषयों में आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको वहां पे मिलेंगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस और मिलेंगी, सभी जो सीरीज आते हैं सीरीज के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब टन्स ऑफ जो सुविधाएं हैं वह आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सीधे प्ले स्टोर पे आप जाकर के टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐप को डाउनलोड करिए, थर्ड सेमेस्टर का कोर्स वहां पे मिल जाएगा, उसमें इनरोल कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ऐप से रिलेटेड भी, ठीक है। तुरंत वहां पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपके सभी विषय पढ़ा दिए गए, तो सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न अभी बचे हुए हैं 2 पार्ट इसके और आएंगे, तब यह आपका जो पवन सीरीज के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है यह समाप्त होंगे। तो यह पहला पार्ट था, 2 पार्ट अभी और आएगा, दूसरा और तीसरा, तो वह भी देखना आप मत भूलिएगा। उसको देखने के लिए आप क्या करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैथ के सामने वाले लिंक में जाएंगे आप, उसमें आपको मैथ का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले क्लासेस मिलेंगी, क्लासेस के बाद आपको सीरीज की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, उसी में आपको पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों का क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।